हेलो एवरीवन, वेलकम टू लो स्कूल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में क्वांटिटेटिव टेक्निक या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से एक सेक्शन बनता है प्रॉपर, जिसमें आपसे टोटल 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जिससे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 एमसीक्यूज आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो है 10% वेटेज जो है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ही रहती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट बनता है। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करने से पहले। ठीक है, तो इसके अलावा आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमने एक सीरीज शुरू करनी है नहीं 15 अगस्त से, जिसमें हम टारगेट करेंगे क्लैट 2023, जिसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड भी रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर्स एज वेल एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये सारे कंपोनेंट्स अलोंग विद द पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ फाइल्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल लो स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिला होगा, तो आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करें क्लैट यूजी की, यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें टोटल 150 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और इन 150 एमसीक्यूज में से लगभग 15 एमसीक्यूज ऐसे लिखा होता है 13 to 17। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें 13 to 17 लिखा होगा, बट ऑलमोस्ट हर एक बार 2020 की बात करूं, जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2020, 2021 एंड 2022, अभी जो लेटेस्ट पेपर भी हुआ है उसमें भी 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि 10% ऑफ द सिलेबस। 10% ऑफ द सिलेबस आपसे पूछा गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बिल्कुल आपके, ये कह सकते हैं कि मैथ को ही चेंज करके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बनाया गया है। पहले इसमें मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और जिसमें मैथ में कुछ आपको वन लाइनर्स गिवन होते थे। अब क्या हुआ कि वन लाइनर्स को खत्म कर दिया गया है, अब पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे बच्चे कि आजकल हर एक, चाहे वो करंट अफेयर क्यों ना हो, करंट अफेयर है, जीएस है, लीगल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, सब में क्या होता है, पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चंस पुट करे जाते हैं। तो उसी तरीके से मैथ के क्वेश्चंस को भी एक पैराग्राफ बनाया गया, जिनको पैराग्राफ डीआई या फिर केस स्टडीज बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? केस स्टडीज। तो केस स्टडीज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। 3 एमसीक्यूज, 3 क्वेश्चंस है हमारे पास केस स्टडीज के, और हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि एक पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल मैथ के होंगे, 5 मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ से सारी की सारी जो इनपुट है वो पहले आपने ले लेनी है, उसको प्रोसेस करना है, और उसके बाद क्वेश्चंस को देख के उसके आंसर निकालने हैं। ठीक है जी। तो आज की क्लास में वही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पैराग्राफ बनता है, उसको आपने किस तरीके से डिकोड करना है, और अपने क्वेश्चंस के आंसर आपने किस तरीके से देने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, व्हाट इज दैट वर्ड, क्वांटिटेटिव टेक्निक या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो बेटा होता क्या है कि जो आपका बेसिक मैथ था, ठीक है, मैथ की बात करें, जो बेसिक मैथ था हमारे पास, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा परसेंटेज चैप्टर है एक, है ना, जो हम पहले पहले पढ़ते थे। रेशो है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट्स एंड स्ट्रीम है। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स को अगर हम मिला दे तो क्या बन जाता है? बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसमें आता है एडवांस मैथ। अब एडवांस मैथ क्या होता है हमारे पास, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। एक चैप्टर होता है मेंसुरेशन, जिसमें एरिया वगैरह की बात होती है। ठीक है, एक होता है मेंसुरेशन, उसके बाद इसमें आ जाएगा अलजेब्रा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है, और ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है। तो ये 4 चैप्टर मिलके बनाते हैं हमारे पास एडवांस मैथ। इसमें एक और चैप्टर भी होता है वैसे, नंबर सिस्टम, बट वो ज्यादातर नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये 5 चैप्टर होते हैं, लेकिन ये कभी भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहे, ये कभी भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहे। बट 2020 में क्या हुआ था कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं मेंसुरेशन को यहां लिख रहा हूं। ठीक है,
ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ये ना हो कि भाई ये चीजें हमने नहीं पढ़नी है तो मेंसुरेशन भी छोड़ना है क्या। तो मेंसुरेशन को नहीं छोड़ना है, अपार्ट फ्रॉम मेंसुरेशन बाकी कुछ भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद आती है डीआई। डीआई क्या होता है कि आपको ग्राफ्स की फॉर्म में या फिर टेबल्स की फॉर्म में आपको कुछ डेटा गिवन होता है, ठीक है, डेटा गिवन होता है ग्राफ्स की फॉर्म में और टेबल्स की फॉर्म में। हो सकता है पाई चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, बार ग्राफ हो। अगली नेक्स्ट क्लासेस में हम यही चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको डेटा गिवन होगा और नीचे क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो उसी डेटा को एनालाइज करके आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है ना। या फिर जो नई चीज जो आपके पास क्लैट के पेपर में पूछी जाती है वो आता है केस स्टडीज। केस स्टडीज की अगर मैं बात करता हूं, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। केस स्टडीज भी हमारे पास डीआई का ही पार्ट होता है। इट इज पैराग्राफ बेस्ड डीआई। इसको हम क्या कह सकते हैं, पैराग्राफ बेस्ड डीआई। कि जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी बेसिक डेटा है वो आपको पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन होगा और आपने क्या करना है उसको प्रोसेस करके अपने लिए आउटपुट ढूंढनी है, मतलब अपने लिए अपने इंफॉर्मेशन ढूंढ लेनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मिलेगा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे और उसमें आपने उसको सोल्व करके आपने आंसर निकालने होंगे। तो आंसर किस तरीके से बनेंगे, अगर मैं पैराग्राफ बेस्ड डीआई की बात करता हूं तो इस पैराग्राफ बेस्ड डीआई में आपको मल्टीपल टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। आपको परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आपको रेशो के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आपको एवरेज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 90% केसेस में ये 3 चैप्टर रहते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है ना कि डीआई है तो मतलब हमने मैथ नहीं पढ़ना। देखो ये तीनों चीजें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही होते हैं। पहले क्या होता था, सिलेबस था बेसिक मैथ, अब उन्होंने क्या कर दिया, पैराग्राफ बेस्ड कर दिया है सारा कुछ। तो अब डीआई आएगी, बट डीआई को भी क्वालिफाई करने के लिए कुछ बेसिक जो चैप्टर्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे मैथ के भी, क्योंकि बिना मैथ के डीआई करना इम्पॉसिबल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जो लेवल है आपके एग्जाम का उस वो वाले क्वेश्चंस तो करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो परसेंटेज, रेशो और एवरेज, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो पहले हमने करने होते हैं। इनका बेसिक करना होता है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना हमने, हमने सिर्फ इसका बेसिक पढ़ना है और इसका बेसिक पढ़ने के बाद पैराग्राफ बेस्ड हमने डीआई शुरू करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम वही बेसिक पढ़ने वाले हैं, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज का बेसिक आज की क्लास में मैं कवर करूंगा। आपने ध्यान से देखना है, जो जो आपको डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो परसेंटेज को समझना बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज परसेंटेज। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि डीआई करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, परसेंटेज का, रेशियो का और एवरेज का। तो बेसिक क्या होता है, आपको मीनिंग पता हो, आपको यूज पता हो, परसेंटेज को कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज के मीनिंग की बात करता हूं तो देखो नाम में लिखा हुआ है, ये देखो परसेंट। परसेंट, पर का मतलब होता है डिवाइड करना, पर का मतलब होता है डिवाइड करना, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंट स्टैंड्स फॉर सेंचुरी, ठीक है। अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो उसमें सेंचुरी होती है ना, कि जब भी कोई स्टूडेंट सॉरी जब भी कोई प्लेयर 100 स्कोर करता है तो इट इज कॉल्ड ए सेंचुरी। सेंचुरी वैसे भी 100 को बोला जाता है, 100 साल, 100 ईयर्स 1 सेंचुरी, है ना। तो सेंचुरी मीन्स 100। तो जब भी हम किसी चीज को पर 100 देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास परसेंटेज हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मैं लिखता हूं ऐसे 83%, तो ये सिंबल होता है परसेंट का। तो इस 83% को हम क्या बोलेंगे, 83/100, ठीक है। परसेंट स्टैंड्स फॉर डिवाइड बाय 100, परसेंट स्टैंड्स फॉर डिवाइड बाय 100। ऐसे देखो 87% क्या होगा, 87 डिवाइड बाय 100। हर एक चीज ऐसे करोगे। 73% आपसे पूछ ले तो 73% इज इक्वल टू 73 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होता है, सिंपली हम ये कह सकते हैं पर 100, या फिर आप कह सकते हो आउट ऑफ एवरी 100, आउट ऑफ एवरी 100, पर 100 कह सकते हैं हम इसको, या फिर क्या कह सकते हैं, आउट ऑफ एवरी 100, मतलब हर 100 में से कितना। अगर आपसे कहा जाए कि आप ऐसा करो, बिजनेस में हमारे साथ आओ एंड यू विल गेट 10% ऑफ द शेयर, कि आपको 10% शेयर दिया जाएगा। तो 10% का मतलब क्या होता है कि हर 100 में से 10, 100 में से 10, ठीक है ना। कि मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि आपको 10% मिलेगा 5000 का, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 100 में से 10 मिलता है, 10% स्टैंड्स फॉर कि अगर 100 में से 10 मिलेगा तो 5000 में से कितना होगा। तो 5000 का 10% कैसे निकलेगा,
10% होता है 10/100 और मल्टीप्लाई बाय 5000। ठीक है जी। तो 2 0 से ऐसे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बनेगा 500। तो मैं कह सकता हूं कि दिस 500 इज 10% ऑफ दिस 5000। ठीक है, ये चीज होती है परसेंटेज एक्चुअल में। ठीक है, तो हर 100 का कितना 10 रुपए क्या कहलाता है, 10% कहलाता है। और परसेंटेज क्या होता है, आउट ऑफ एवरी 100, आउट ऑफ एवरी 100। तो आई होप आपको मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जी, यूज क्या होता है परसेंटेज का। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज का यूज क्या होता है। तो देखो जी बेटा, अगर मैं परसेंटेज के यूज की बात करता हूं तो परसेंटेज का यूज किया जाता है कंपैरिजन इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब ये कंपैरिजन क्या चीज होती है, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो मुझे ये बताना है कि ए का बी के साथ कुछ रिलेशन है। ठीक है, ए बी से कम है या ज्यादा है, तो हम कैसे बताते हैं कि ए जो है वो बी से 10% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, 30% ज्यादा है, 40% ज्यादा है, 100% ज्यादा है। तो ये क्या है, कंपैरिजन, कि ए जो है वो बी से ज्यादा है, ए इज मोर देन बी। अगर मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूं कि ए इज 30% मोर देन बी, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए जो है वो बी से ज्यादा है, तो ए का बी के साथ क्या हो रहा है, कंपैरिजन। तो ये 30% मोर हम कैसे लिखते हैं कि देखो बेटा, जिसके साथ कंपैरिजन होता है ना वो वैल्यू हमेशा क्या मान के चलते हैं हम, 100 की। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 30% ज्यादा, यानी कि 130। ठीक है, इस तरीके से अगर आपसे मैं कहूं कि 20% ज्यादा करो किसी चीज को, या फिर ये कहो कि ए जो है वो 20% है, ए इज 20% ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी अगर 100 है, अगर बी 100 है तो ए कितना जी, 20। यही होता है ना। अगर आपको मैं ये कहता हूं कि ऐसा करो, बिजनेस शुरू करते हैं और 30% शेयर आपका, तो 30% शेयर का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए टोटल प्रॉफिट होगा तो 30 रुपीज आपको मिलेंगे। अगर 100 रुपए टोटल प्रॉफिट है तो 30 रुपीज आपको मिलेंगे। तो यहाँ वहां पे प्रॉफिट कंपैरिजन किसके साथ हुआ होगा, टोटल प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा कि सिंपल याद रखना अब आपने कि परसेंटेज का यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, और जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं वो वैल्यू हमेशा क्या अज्यूम करते हैं हम, 100%। दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑलवेज अज्यूम्ड एज 100%। क्लियर हो गया ये चीज भी। ठीक है, आई होप इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जी, हमें पता है कि जो परसेंट होता है ना, परसेंट का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड बाय 100। अगर मैं 100% की बात भी करता हूं तो 100% क्या बनेगा, 100 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1। भाई देखो, परसेंटेज क्या होता है, परसेंट क्या होता है, पर 100 होता है। तो अगर 100% की बात करें तो 100% क्या होगा, 100/100 विच इज इक्वल टू 1। तो मतलब क्या है इसका कि जो 100% है ना, उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो विच इट विल बी इक्वलेंट टू 1। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसके साथ हमारा कंपैरिजन होता है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज 100% इन परसेंटेज एंड 1 व्हेन वी सॉल्व दैट पर्टिकुलर परसेंटेज। जब हम उस परसेंटेज को सोल्व करेंगे तो 1 आएगा ना, तो कंपैरिजन 1 के साथ भी हो सकता है, कंपैरिजन 100% के भी साथ हो सकता है। एंड 100% इज जस्ट इक्वलेंट टू 1, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो 100/100 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीजें आपने अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करी होंगी। अगर मैं आपको कहूं कि 50%, तो 50% इज जस्ट इक्वलेंट टू हाफ। ये तो आपने समझा ही होगा कि 50% क्या होता है, हाफ ही तो होता है ना, 1/2 हो जाता है। क्योंकि ये कैसे होगा, 50% का मतलब क्या है, 100 में से 50, तो 100 में से 50 मतलब आधा, तो आधे को आप कैसे लिखते हो, 1/2 लिखते हो। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम यही चीजें पढ़ेंगे कि ये जो फ्रैक्शन परसेंटेज होती है, इसको ऐसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास का जो लास्ट चीज है वो यही है कि परसेंटेज वैल्यूज को फ्रैक्शंस में किस तरीके से हम कन्वर्ट करें। तो ये ध्यान से समझना बेटा, इसको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, ये बहुत काम आने वाली है आपके। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, ध्यान से समझिए भाई यहाँ पे, कि अगर मैं बात करता हूं 100% की, तो 100% तो हमें पता है कि 1 है। और ये कैसे आया होगा, यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि 100% क्या होता है जी, 100/100 विच इज इक्वल टू 1, 100/100 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया, 100% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 होता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि 50% कितना है, तो 50% कितना होगा हमारे पास, 50% ऐसे लिखो, ये होता है जी 50/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, क्या बनेगा 1/2 बन जाएगा, है ना, मतलब दिस इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25% कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा जी, 25 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1/4, है ना, विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 20% कितना होगा, तो 20% कैसे निकालोगे जी, 20% क्या होता है 20/100, तो 20/100 क्या होगा 1/5, 0 से 0 कैंसिल, 2/10 क्या होगा 1/5 होगा। ठीक है, आप करके देखो इसको बच्चे, 20/100, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या बना 1/5, ये देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 5। उसी तरीके से 10% क्या होगा 10/100 विच इज इक्वल टू 1/10। 5% क्या होगा 5/100 विच इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, उसी तरीके से कुछ और फ्रैक्शंस भी होती हैं जो आपको निकालना भी आनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि आप उनको याद भी करो। ठीक है, तो मैं ऐसे निकाल रहा हूं एक, जैसे मान लो मेरे पास फ्रैक्शन आ जाती है 33 1/3%, 33 1/3% आ गया। ठीक है, अब 33 1/3% को कैसे सॉल्व करना होता है, ध्यान से समझिए इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर मैं 33 1/3% की बात करता हूं, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, सोल्व कैसे करते हैं जी, 3 इंटू 33 99, 99 प्लस 1 कितना होता है 100 होता है, तो 100 डिवाइड बाई 3, और परसेंट का मीनिंग क्या होगा डिवाइड बाय 100, ये जो परसेंटेज का मीनिंग क्या होगा डिवाइड बाय 100। इसको जब मैं सोल्व करूंगा देन व्हाट वी गॉट हियर 1/3, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1/3 मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 33 1/3% इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि बताओ 16 2/3% कितना होगा, तो 16 2/3% कितना होगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो 3 इंटू 16 होता है 48, 48 प्लस 2 कितना होगा 50, तो 50/3। ठीक है, 50/3, और परसेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 100, परसेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 100, तो 50 गुना 2, 50 इंटू 2 100, और यहां पे क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 2 6, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको थोड़ा सा मैं होमवर्क देने वाला हूं, आपने मुझे बताना है कि 14 2/7% किसके इक्विवेलेंट होता है फ्रैक्शन में, ऐसे सोल्व करके 12 1/2 किसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, 11 1/9 किसके इक्विवेलेंट होता है। ये तीन है, तीनों के कमेंट सेक्शन में आपने आंसर करने हैं, तीनों का आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसी तरीके से 3-4 क्लासेस में हम बेसिक कवर करेंगे पहले, और उसके बाद डीआई आपको इस तरीके से करवा दूंगा मैं आपको पैराग्राफ वाली, कि ये 15 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना, कि काफी स्टूडेंट होते हैं, देखो 70 to 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लैट की प्रेपरेशन करते हैं और ये वाला पार्ट वो मिस कर देते हैं, उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 15 मार्क्स आर वेरी बहुत ज्यादा नंबर होते हैं बेटा, एक एक नंबर से ना 100 की मेरिट हिलती है, थाउजेंड्स की मेरिट हिल जाती है, तो इसीलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। नाउ यू हैव लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप सारी चीजें अच्छे से पढ़े और उसको अच्छे से रिवाइज करें, और ये सब कुछ हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, बस अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो +1 और +2 में पढ़ते हैं, जो +1 वाले उनके साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी कर लें, अपने जूनियर्स हैं जो आपके, अगर आप +1 में पढ़ते हो तो अपने सीनियर्स जो +2 में उनके साथ शेयर करें, अपने कजन्स के साथ शेयर करें आप हमारे चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट होता है, अगर आपको पीडीएफ फाइल्स चाहिए इसकी लेक्चर्स की या नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप ये तीनों आंसर करें, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बेसिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।